हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली आंसर राइटिंग सेशन। और जो लोग नए हैं या जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग 11 AM पे आपको 2 क्वेश्चंस देते हैं आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेड थीम पे होता है, जिसपे पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, या फिर आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, और ऐसे थीम पे जिसका जो है आपको जिसपे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस को हम 9 PM पे डिस्कस करते हैं, ओके। और जब ये डिस्कशन होता है तो इसमें दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, कंटेंट से भी। तो आपको यहाँ पे कंटेंट भी मिलेगा कि क्या चीजें लिख सकते हैं इनके बारे में, और दूसरी चीज आपको इसके साथ साथ आंसर राइटिंग स्किल के बारे में भी बताया जाता है कि किस टाइप से आप जो है अपने आंसर का स्ट्रक्चर, अपने आंसर का प्रेजेंटेशन जो है इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आप जो है इनको अटेम्प्ट करते हो और आप चाहते हो कि कोई आपका आंसर इवेलुएट करे, तो हमारा एक ग्रुप है, प्रेप आईएएस पीयर इवेलुएशन, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसको ज्वाइन करके आप जो आंसर लिखते हो वो आप इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, और आप आंसर पोस्ट करने के साथ साथ दूसरों के भी आंसर देख सकते हो। प्लस जो कुछ अच्छे आंसर होंगे जिससे आपको जो है कुछ अच्छी चीजें बता सकते हैं हम, वो हम जो है पिक करके इस सेशन में आपको वो अच्छे आंसर्स भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है। तो ये GS3 इकोनॉमिक्स में आता है आपका। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड इज अ मच रिपीटेड थीम, ओके। काफी रिपीटेड थीम है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डू नॉट अराइज ऑटोमेटिकली, दे रिक्वायर पॉलिसीज दैट कैप्चर द डिविडेंड देयर ऑफ। तो देखो, स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट अगेन यही चीज है, आपको चीजें जब है कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, तो आप ऑटोमेटिकली ये पढ़ के समझ जाते कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा है, ठीक है। नाउ इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट अनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके कारण क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स, ऐसे मेजर्स बताइए जिससे इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। तो 3-4 एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन में बेसिकली। पहले आप डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताओगे क्या है और इंडिया में क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा आप चैलेंजेस, तीसरा आप अपॉर्चुनिटीज, और चौथा आप मेजर्स बताओगे कि कैसे इसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से सिंपल स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोडक्शन, यू विल डिफाइन डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड देन आफ्टर दैट यू विल टेल अबाउट इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड की इंडिया में क्या सिचुएशन है अभी पॉपुलेशन की, ओके, डेमोग्राफी की क्या एज स्ट्रक्चर है वो बताओगे। उसके बाद चैलेंजेस क्या है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने में, और अपॉर्चुनिटीज क्या प्रेजेंट करता है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड। और लास्ट में सजेशंस की कैसे हम चैलेंजेस को जो है डील कर सके, कि चैलेंजेस को हम डील कर सके और अपॉर्चुनिटीज को जो है एक्सप्लॉइट कर सके, ओके। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ओके। आई होप ये इतना आपको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो देखो, अगेन एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब अगेन आप सोचोगे कि इसको रिमेंबर कैसे किया जाए, तो लेट मी जस्ट ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशन फॉर यू। तो जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उसने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन किया है। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? इट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। व्हाट इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। बट ये इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल किससे आता है? फ्रॉम विच, व्हाट थिंग दिस इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल अराइज, किस चीज से ये इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल एक कंट्री को मिलता है? इट रिजल्ट फ्रॉम द शिफ्ट इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, ओके। कि जो एक कंट्री की पॉपुलेशन है उसके एज के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुआ, उसके कारण एक इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट होता है। और क्या शिफ्ट होता है? व्हाट शिफ्ट, क्या शिफ्ट हुआ? दैट शिफ्ट इज दैट द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज शेयर, ठीक है। तो तीन चीजें आपको अगर इस डेफिनेशन को समझना है तो इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। वन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, टू इज दैट इट अराइजेस ड्यू टू शिफ्ट इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, and three is that shift mean is that there is more working age population compared to non working age, मतलब काम करने वाले लोग ज्यादा हैं compared to non working people, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर आप इसको याद रखोगे तो आराम से ये डेफिनेशन आपको याद रह जाएगी। अब अगर अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, बट अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो
तो उसके एस्पेक्ट से भी ये कुछ डेटा और फैक्ट्स जो यहाँ पे हैं आपको आने चाहिए। ओके, अगर आप अपने आंसर्स में ये चीजें यूज कर सकते हो, इट विल एड इमेंस वैल्यू। ठीक है, तो एट प्रेजेंट इंडिया इज ओवरऑल एज अ कंट्री हैज अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज यंग। तो इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन यंग है, बट हाउ मच, व्हाट पोर्शन? तो 30% पॉपुलेशन इज इन एज ग्रुप 0 to 40, और जो एल्डरली पॉपुलेशन 60+ एज ग्रुप में है दैट इज ओनली 8%। तो देखो हमने कहा नॉन वर्किंग 8%, ठीक है, तो कम है बहुत। ठीक है, अगेन इट नो वी कैन नॉट से दिस एज नॉन वर्किंग। ठीक है, नॉन वर्किंग 0 to 14 और जो आपका ये एल्डरली है दोनों को मिला के बनती है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के नॉन वर्किंग बन गई, जबकि वर्किंग एज ग्रुप जो है 15 to 59 ईयर्स, ये कितना है? 62.5% ऑफ द पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, वर्किंग एज पॉपुलेशन आपका 62.5% है। ठीक है, और वर्किंग एज पॉपुलेशन 2036 तक कितना हो जाएगा? 65%। सो अगेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर आपको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करना हो तो। ठीक है, और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2005-6 से स्टार्ट हो गया था एंड इट विल लास्ट टिल 2055। ओके, इतना ज्यादा समय चलेगा। ओके, सो इंडिया को सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिल सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड से, प्रोवाइडेड इट मेक्स करेक्ट पॉलिसीज। अब यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो फॉर योर रेफरेंस। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टाइम पे डेमोग्राफिक डिविडेंड आता है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स हैं जिनको काफी आगे जाके आएगा, जिनके विंडो ओपन है। ओवरऑल अगर ऑन एन एवरेज इंडिया का देखें तो 2018 से बोला जाता है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हुआ। अगेन आप चाहे तो इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, यू कुड टेक दी स्क्रीनशॉट फॉर दिस। अगर आपको नहीं दिख रहा तो जस्ट अ सेकेंड। आई होप अब आपको ये क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, नाउ दैट दिस इज क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे अपने क्वेश्चन के। तो चैलेंजेस, तो नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द चैलेंज? सबसे बड़ा है इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, पर अगर उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे और जॉब्स भी अच्छे ढंग के फॉर्मल सेक्टर में और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो इट विल नॉट बी अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, रादर इट वुड बी अ डेमोग्राफिक नाइटमेयर। क्योंकि अगर किसी को अच्छे जॉब्स नहीं मिलेंगे तो दे वुड फॉल इन पॉवर्टी। और इतनी सारी यंग पॉपुलेशन, जो सोचा जा रहा था कि ये जो है इनकम क्रिएट करेंगे, जो है ज्यादा इनकम अर्न करेंगे, ज्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी देंगे, पर अगर फॉर्मल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अगेन दैट इज अ लॉस ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, तो पहला हो गया क्रिएटिंग जॉब्स। दूसरा हो गया हमारा जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम। जो मेजर ग्रोथ 1991 के बाद हुई है वो जॉबलेस ग्रोथ रही है, राइट? प्लस स्टैग्नेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जो मेजर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है और हाई जो इसका जो है क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो इस सेक्टर में सबसे हाई है। ओके, यानी 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। ओके, कंपेयर टू योर एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर, बट दिस इज स्टेगनेंट। सो दिस इज अगेन अ मेजर चैलेंज, ओके, इन यूटिलाइजिंग अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। देन फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन और स्किल्स एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन कैसे? नाउ यू हैव टू गिव सम फैक्ट। तो हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज ओनली 27%। ओके, एंड दिस इज एज पर ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे। प्लीज इंपॉर्टेंट डेटा नोटेड डाउन। ओके, ये आपको यहाँ पे नहीं और भी जगह यूज में आएगा। ओके, स्किलिंग में ओनली 3% ऑफ द वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड। मतलब फॉर्मली मतलब जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड है कि इनके पास स्किल्स है किसी चीज को करने के लिए। सो ओनली अराउंड 3% वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड। तो इसलिए अगर वर्कफोर्स स्किल्ड यंग है बहुत सारे लोग, पर अगर वो स्किल्ड नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी लो होगी। प्रोडक्टिविटी लो होगी तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर हाई होगी तो देखो एक एग्जांपल देता हूं। पर्सन ए और बी है, ये पर्सन ए स्किल्ड है तो इसलिए 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। पर्सन बी अनस्किल्ड है, 1 घंटे में 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अब देखो, अब आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर 100 पर्सन ए होंगे, अगर 100 लोग हैं और सब स्किल्ड हैं तो आप सोच सकते हो कि कितना 1000 यूनिट प्रोडक्टिविटी है। और अगर 100 लोग हैं और हार्डली तीन लोग जो है मतलब या 0 ही मान लो तो कितना 500 यूनिट प्रोडक्टिविटी है। तो आप देख सकते हो कि कितना प्रोडक्शन में एक तरफ 500 यूनिट अगर अनस्किल्ड है और एक तरफ 1000 यूनिट अगर स्किल्ड है, तो ये जो अंतर आ जाता है स्किलिंग से। ठीक है, अगला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ऐसा नहीं कि सारी यंग पॉपुलेशन मेल है, इसमें फीमेल भी है, देयर आर आल्सो फीमेल। बट डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट कब होगा?
जो यंग पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, और वो वर्किंग एज की तो काम करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, ओके, दैट दे आर वर्किंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी। बट अगर वुमेन के केस में देखो तो only around 25% of them are participating in economy, okay, labor force participation rate जो वुमेन का है इट इज ओनली अराउंड 25%। तो बस 20 जो जितनी सारी वर्किंग एज में जो वुमेन है उसमें से बस 25% वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है। तो इट इज अ लॉस ऑफ योर डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसके अलावा हेल्थ में लेके हंगर और मेल न्यूट्रिशन दैट दे आर अ मेजर कॉज। कल ही मैंने आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया था, इंडिया रैंक्स 94th आउट ऑफ 109। और आप सब जानते हो कि इनिशियल ईयर्स में जो एक बच्चा होता है उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अगर उसमें हंगर होता है, तो जो वो बड़ा होके जो है उसका जो है फिजिकल ग्रोथ उतनी नहीं होती, और दैट इम्पेयर्स द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, उसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी इम्पेयर कर देती है वो, ठीक है। देन बर्डन ऑफ डिजीजेस, देयर इज इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ डिजीजेस एट यंगर एज इन प्रोडक्टिव ईयर्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन वगैरह ये सब जो है डिजीज इंक्रीज हो रही है। तो अगेन अगर हेल्थ नहीं होगी वर्कफोर्स की अच्छी तो दे विल बी लेस प्रोडक्टिव मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो इकोनॉमिक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल था जो हम अचीव कर सकते थे, उससे हमें कम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। एंड साथ में ये भी है कि एल्डरली पॉपुलेशन दो ओनली 8%, बट वी नीड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स फॉर देम। वाई? बिकॉज देखो 8% भी अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं है कि अभी जो यंग है वो कभी बुढ़े नहीं होंगे, ठीक है, आगे जाके वो एल्डरली होंगे। तो इसलिए सबके लिए, सारी वर्कफोर्स में जो सब है सबके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ अपॉर्चुनिटीज पे। तो सिंपल अपॉर्चुनिटीज में तो ऑब्वियसली एक ही है मेन, इकोनॉमिक ग्रोथ जो देगा ये, इट विल गिव इमेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो है बहुत बूस्ट दे सकता है, ठीक है। तो इट विल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प अचीव गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंक्रीज डिमांड, तो डिमांड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो देखो बहुत ज्यादा वर्कफोर्स यंग है, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट डिमांड इन इकोनॉमी, और इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हुई तो डिमांड से आएगा, डिमांड से आता है इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट इंडिया कुड बिकम अ ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग एफडीआई, इंडिया का एफडीआई सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट बन सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यंग पॉपुलेशन होने का बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। एक तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्टिवली, दूसरा वो जो है डिमांड भी इंक्रीज, इनकम अर्न करेंगे, डिमांड भी इंक्रीज करेंगे। तीसरा अगर वो डिमांड इंक्रीज करते हैं तो ग्लोबली जो है सब लोगों को जब दिखेगा कि इंडिया इज अ मेजर मार्केट, तो सब लोग जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर प्रॉपर स्किल्स दो तो इंडिया कुड बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये भी एक मेजर चीज है कि प्रॉपर स्किल्स भी अगर उनको दिया जाए तो इंडिया कुड बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑलरेडी सर्विस सेक्टर में हमने देखा है कि हम लोग कैसे डोमिनेट करते हैं, काफी जो है इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली विच सेक्टर, आईटी सेक्टर, ओके। और ये क्यों है? क्योंकि यंग पॉपुलेशन है, प्लस वो जो है स्किल्ड है, उनको इंग्लिश स्पीकिंग आती है, उनको जो आईटी सेक्टर की स्किल्स है वो है, ठीक है। इसके अलावा लेस एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स। तो देखो जो यंग पॉपुलेशन है, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन है तो उनको जो पेंशन वगैरह ये जो इस टाइप की वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स है उस पर कम एक्सपेंडिचर पड़ता है, ठीक है। और अगर वो एक्सपेंडिचर जो है सब्सिडीज वगैरह जो वेलफेयर एंटाइटलमेंट्स कम है, गवर्नमेंट उस एक्सपेंडिचर को कहाँ और प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए यूज कर सकती है, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे स्ट्रेन भी कम आएगा। इनफैक्ट ये भी बोल सकते हो कि ज्यादा वर्किंग एज में है तो ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा टैक्स देंगे, ज्यादा गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास भी ज्यादा रिसोर्सेस आएंगी टू इन्वेस्ट एंड डेवलप दी कंट्री, ओके। एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल कैपिटल फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। इनफैक्ट आप देखोगे इंडिया के कई कंट्रीज जो है, यूरोपियन या जापान के एग्जाम्पल लो, जापान के साथ इंडिया का टाई अप है कि कई जो स्किल्ड वर्कर्स इंडिया यहाँ से जापान में सेंड करता है। क्यों? वाई? क्योंकि जापान की एजिंग पॉपुलेशन है। जापान हो गया, आप ईयू के कई नेशंस हो गए, और भी दूसरे बहुत सारे नेशंस हो गए, उनकी पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है एंड दे नीड वर्कफोर्स, उनको लोग चाहिए काम करने वाले। तो अगर इंडिया कुड बिकम अ ग्लोबल कैपिटल फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, अगर प्रॉपरली उनको स्किल कर सके, बाकी इट लीड्स टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके। क्यों पॉवर्टी रिडक्शन? क्यों? ऑब्वियसली यंग एज में अगर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है तो दे वुड अर्न, सो पॉवर्टी ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
एंड ऑब्वियसली अर्निंग और पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इतने सारे लोग जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो इट विल लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, इट विल लीड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब लास्टली आ जाते हैं मेजर्स पे। ओके, लेट्स कम टू दी मेजर्स। ठीक है, तो सिंपल, वेरी सिंपल, वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग। कल ही मैंने बताया था हेल्थ में हम लेस देन 2%, राइट। एजुकेशन में हम 3% अराउंड, जबकि टारगेट हमारा है 6% तक स्पेंड करना। स्किलिंग में भी जो है स्पेंडिंग बहुत कम है। तो इन तीनों जगहों पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए। ओके, गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मोर इन दीज एरियाज। ओके, बाकी स्किलिंग में ये भी बोल सकते हो इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स देनी चाहिए, तो देयर शुड बी टाई अप्स विथ इंडस्ट्री, टाई अप्स विथ इंडस्ट्री, प्लस अप्रेंटिसशिप प्रमोट करनी चाहिए, ताकि ताकि जो है इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स आए। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो आप सब जानते हो अब मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स जो काम कर रही है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने से प्रॉब्लम क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनको जो है प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, उनकी इनकम्स कम होती है। ठीक है, तो ये सब चीजों को अगर फॉर्मलाइज कर देंगे तो उनकी इनकम्स बढ़ जाएंगी, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ये सब जो है एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड का फुल पोटेंशियल हेल्प करेगा रीच करने में। ठीक है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, आई होप यू कैन ऑल थिंक अबाउट कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो यंग पॉपुलेशन है अभी वो जॉब सीकर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू हम उन्हें जॉब क्रिएटर्स बना सकते हैं, मेकिंग देम जॉब क्रिएटर्स। ओके, जॉब क्रिएटर्स बनाया जाए, स्टार्टअप्स प्रमोट किया जाए। ठीक है, एंड लास्टली सोशल सिक्योरिटी फॉर एल्डरली। ठीक है, ये भी है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हमें चाहिए होंगे, हमें अच्छे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चाहिए होंगे जो एल्डरली की जो है सारी नीड्स को केटर करें। ओके, so these were some things that you could write in this answer. Lastly, you could conclude on a positive note that India has, you could say that India has immense potential due to its young population, and already government ने इतने सारे steps ले रखे हैं, and above steps, along with these steps, if above measures are taken, then certainly India can achieve its goal of not only becoming a $5 trillion economy, but also reducing poverty and achieving high rank in human development indicators. ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। Insolvency and bankruptcy code has completed 5 years. That's why it is very important. Please for prelims also देखना है, ठीक है, इसको, क्योंकि you could expect a question in prelims too. ठीक है, so it has completed 5 years. So how effective the code is, कि कोड कितना इफेक्टिव है in achieving its objectives. Okay, कितना इफेक्टिव है कोड in achieving its objectives. नेचुरल है, किसी चीज को 5 साल हुए, you need to assess, आपको देखना पड़ेगा कि how effective it is. तो स्ट्रक्चर वेरी सिंपल। इंट्रोडक्शन, यू विल टेल कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है और उसके फीचर्स क्या है, बहुत क्विकली और ब्रीफली बता रहे हैं। ठीक है, फीचर्स को डिटेल नहीं करना, आप सिंपल नाम भी लिख दोगे, दैट्स मोर देन एनफ। देन यू टेल व्हाट इंप्रूवमेंट्स इट ब्रॉट इन द इंसॉल्वेंसी रेजिम, या क्या सक्सेस रहे कोड के। देन यू टेल व्हाट आर द इश्यूज। इन कंक्लूजन यू कुड जस्ट गिव अ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन और सम सजेशंस और रेमेडीज। ठीक है, तो सिंपली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज अ कोड, बेसिकली इस कोड से पहले क्या था, व्हाट इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड से पहले बहुत सारे डिफरेंट लॉज थे टू डील विद एनपीए प्रॉब्लम या इंसॉल्वेंसी और रिजोल्यूशन। ठीक है, तो उन सबको जो है क्या किया इस कोड ने, एक कॉमन लॉ लिया है कि इस कॉमन लॉ के अंदर हर चीज का जो है आप इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी हो उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, It consolidated the existing framework to deal with insolvency and bankruptcy in one single law, एक single law. Okay, multiple laws की जगह एक single law लिया है। ठीक है, प्लस फीचर्स क्या है, क्लियर और स्पीडी प्रोसेस है, टाइम बाउंड प्रोसेस है। ओके, ओरिजिनली इसमें 180 डेज दे रखा था प्लस 90 डेज, अभी उसको और एक्सटेंड करके 330 डेज कर दिया गया। तो यू नीड टू टेल फीचर्स में दैट क्लियर प्रोसेस इज डिमार्केटेड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, टाइम बाउंड प्रोसेस है। ठीक है, क्लियरली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, एनसीएलटी और डीआरटी, आपका रेगुलेटर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इनके जो है प्रोविजंस किए जाते हैं। ठीक है, अगेन आप सारे भी प्रोविजंस नहीं लिख पाए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये जरूर लिखना, टू डिस्टिंक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज और रेगुलेटर, और ये। ठीक है, ये 5 चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके, अब आ जाओ आप इसके सक्सेस पे। तो बेटर रिकवरी रेट, पहले 23% था, अब 43% है। मतलब जो अगर 100 रुपए का एनपीए है
तो पहले बस 23 रिकवर कर पाते थे, अब कितना 43% रिकवर कर पा रहे हैं, ठीक है। बेटर रिजोल्यूशन टाइम, पहले अगर कोई इंसॉल्वेंट कंपनी थी उसको रिजॉल्व करने में कितना टाइम लगता था, 4.3 ईयर्स, अब कितना लगता है 340 डेज। अगेन 340 डेज इज स्टिल मोर देन जो 330 डेज का टाइम लिमिट है, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है जो हम आगे आपको बताएंगे। तो इट इंक्लूड्स ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, तो बहुत सारे और इनफैक्ट बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है वाइड। पहले की जो इंसॉल्वेंसी इससे पहले जो था उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बहुत कम से था या कोई से ही नहीं था। जो इस कोड में है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी से दे रखा है, ठीक है। एक तो होते फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, एक हो गए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल जो लोन जो पैसा वैसा देते हैं, ऑपरेशनल जो रॉ मटेरियल्स वगैरह या कुछ सर्विस देते हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, जिनको कुछ पेमेंट देनी है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। अगर उनकी सैलरी नहीं दी है किसी कंपनी ने तो एम्प्लॉयज उस कंपनी के अगेंस्ट क्या है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रीशेपिंग द बिहेवियर ऑफ बोरोवर्स, मतलब बिकॉज ये कोड इतना स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट बोला जा रहा है, ओके, इतनी जल्दी इसमें रिजोल्यूशन का टाइम बाउंड रिजोल्यूशन का वो है, तो अब जो बोरोवर्स हैं वो डिफॉल्ट करने से डर रहे हैं, ओके। क्योंकि पहले ये था कि वो डिफॉल्ट कर भी दें तो दे न्यू कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो उनका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। बट यहाँ पे इट इज वेरी स्ट्रिक्ट और टाइम बाउंड, तो उनको पता है कि मतलब जो है उनके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इश्यूज इन दिस कोड, देयर इज बायस फॉर लिक्विडेशन। देखो कोड का पर्पस एक तो लिक्विडेशन या फिर रिजोल्यूशन, दो चीजें हैं। एंड लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद कर दो। एक कंपनी है वो अपना लोन चुका नहीं पाई, तो लिक्विडेशन मतलब उस कंपनी को बंद करो, बेचो और लोन की रिकवरी कर लो। रिजोल्यूशन मतलब कि कंपनी की प्रॉब्लम देखो, कोशिश करो कि कंपनी को हम रीस्टार्ट कर पाए, कुछ अगर फाइनेंशियल डिफिकल्ट करे। अब हुआ क्या इस कोड में, जो मेजर जो केसेस आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ केसेस कहां जा रहे हैं, लिक्विडेशन, मतलब कंपनियां बंद करें। और देखो कंपनियां बंद करना प्रॉब्लम क्यों है, आप कंपनी बंद कर रहे हो तो इट लीड्स टू जॉब लॉस, ओके। तो ये क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर गोइंग फॉर लिक्विडेशन रादर देन रिजोल्यूशन, सो ये एक बायस है इसमें, ठीक है। ब्रीच ऑफ टाइम लिमिट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कई जो केसेस हैं जैसे 340 डेज है स्टिल, जो टाइम लिमिट ओरिजिनली थी 180 डेज प्लस 90 डेज, फिर इसको और एक्सटेंड करके 330 डेज कर दिया। अभी भी जो है 330 डेज के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन कोड में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इतने दिन के अंदर आपको करना है, बट उसके बाद भी नहीं। इनफैक्ट कई बार जो है क्या बोलते हैं, ये 330 डेज तो कब से, जब से इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई। बट कई बार क्या होता है कि कोई अकाउंट जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया और उसकी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर इशू। हेयर कट्स बाय लेंडर, नाउ हेयर कट व्हाट डज इट मीन, मतलब मान लो किसी लेंडर ने 100 रुपए का लोन दिया था, अब जिसको दिया था वो लोन वो चुका नहीं पाया, तो क्या हुआ, उस जो बोरोवर था उसको जो है एक लेंडर ने लोन दिया 100 रुपए का, अब ये बोरोवर चुका नहीं पाया, तो लेंडर ने इसके अगेंस्ट आईबीसी में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो CIRP बोलते हैं उसको। तो हुआ क्या, बोरोवर ने बोला कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 100 रुपए जो मान लो रिजोल्यूशन प्लान आया, तो रिजोल्यूशन प्लान में क्या बोला कि यार ये 100 रुपए का लोन जो है आप मेरे लिए बस 40 रुपीज का या 39, अगर 39 रुपीज का कर दो, मैं 39 रुपीज आपको दे सकता हूँ और मैं अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हेयर कट है, ये उनको जो है अपना इतना लोन जो दिया हुआ 61 रुपीज जो है उनको छोड़ना पड़ा, ओके। उसके बदले उन्होंने क्या एट मैक्स शेयर लिए, बट अगेन लॉस ऑफ वैल्यू तो हुई। उनको 100 रुपए का जो लोन दिया था, अब उसको 100 रुपए के बदले बस उनको 39 रुपीज ही मिलेगा, ठीक है। Now recoveries have been on decline, particularly in cases of liquidation. Recovery rate बहुत स्लो है, कुछ केसेस में बस 2 से 3% है रिकवरी रेट लिक्विडेशन के केसेस, ठीक है। नाउ रिकवरी लिंक्ड बिगर केसेस के जो केसेस हैं उसी में ज़्यादातर रिकवरी हो रही है। अगर 5,000 करोड़ से कम के केसेस है तो रिकवरी बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन यू कुड जस्ट से ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट ये जो कोड है इट इज स्टिल इवॉल्विंग और गवर्नमेंट ने भी टाइम टू टाइम इसे अमेंड कर रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अमेंड करके क्या किया है, मोस्ट रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिसेंटली अभी आईबीसी अमेंडमेंट पास किया है गवर्नमेंट ने, ओके। आज या कल ही पास किया है, ओके, कल ही पास किया है। और इसमें क्या किया है कि जो छोटे बोरोवर्स हैं MSME, उनके लिए एक प्री पैकेज्ड जो है प्रोसेस होगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पे। मतलब अभी तक क्या होता, पहले प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करते थे,
फिर डिस्कस करते थे कि किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। नहीं, अब प्री पैकेज में क्या होगा, पहले जो बोरोवर है और जो लेंडर है और दूसरे स्टेक होल्डर है मिलके एक डिसाइड कर लेंगे कि क्या पैकेज होना चाहिए, क्या जो है रिजोल्यूशन प्लान होना चाहिए, और फिर वो ले जाएंगे जो है एनसीएलटी या किसी और के पास टू रिजॉल्व। ओके, तो जो है इसमें प्रोसेस में प्री पैकेज प्रोसेस दे रहे हैं फॉर एमएसएमई, और ये बस एमएसएमई के लिए ही है जिनका थ्रेशोल्ड 1 करोड़ से लेस है, जिनका जो है टर्नओवर, उनके लिए ही है। ठीक है, तो अब लेट्स सी सम आंसर्स। ओके, कुछ आंसर्स देखते हैं हम। तो दिस वाज ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो देखिए यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया कि कब कब लाए थे, किस पर्पस के लिए लाए थे, बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, टाइम फ्रेम मतलब जो है इन्होंने दे दिया टाइम फ्रेम, और यहाँ ब्रीफ में जो है फीचर्स बता दिए। तो दैट्स अ गुड थिंग। यू कुड मेक इट मोर ब्रीफ, क्योंकि 10 मार्कर है तो आप इसको और ब्रीफ कर सकते हो। अगर 15 मार्कर होता तो थोड़ा डिटेल में बताते। नाउ यहाँ क्लियरली इन्होंने लिखा अचीवमेंट्स, और यहाँ क्लियरली लिख दिया चैलेंजेस। सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग इट्स गुड। यहाँ पे इनका कंक्लूजन आप देख सकते हो, एक चीज क्लियरली दिख रहा है, इंट्रोडक्शन, फीचर्स। आप देख सकते हो ब्लॉक्स में क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंट्रोडक्शन है, फीचर्स आ गए, अचीवमेंट्स दे दिया, चैलेंजेस दे दिया, और लास्ट में जो है इन्होंने जो है एक कंक्लूजन, फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव कंक्लूजन दे दिया। तो बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन टाइम टेकन की बात की है इन्होंने यहाँ पे। सी दैट्स व्हाट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है चीजों को अंडरलाइन करना। टाइम की बात की है इन्होंने, टाइम सर्टेनली रिड्यूस हुआ है। अगेन यहाँ पे अगर आप और बेटर करना चाहते थे तो फैक्ट दे सकते थे, बट इट्स ओके। बट कोशिश करिए कि यहाँ पे फैक्ट जो मैंने दिया आप वही रिमेंबर करिए। ओके, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट दिया रिकवरी रेट। अगेन जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप अप्रोक्सीमेटली लिख के या अप्रोक्सीमेटली लिख दिया करो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्ट बताओ। ठीक है, हेल्प इन रिजॉल्विंग, नाउ दिस इज नॉट, इस टाइप के पॉइंट्स मत लिखा करिए, क्योंकि जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे इट डजंट मेक अ सेंस। जब तक एक्सप्लेन नहीं करोगे तो इट डजंट मेक अ सेंस, राइट। नाउ इट कवर्ड ऑल फर्म्स, तो सर्टेनली ये जो इंडिविजुअल्स एलएलपी, ये भी एक पॉइंट है। बट अगेन यहाँ पे आप लिख सकते थे कि इट कवर्ड ऑल दी स्टेक होल्डर्स, ऑल दी स्टेक होल्डर्स, कि फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो सारे क्रेडिटर्स हैं, हर किसी को कवर करता है, हर किसी के इंटरेस्ट को ये देखता है। ठीक है, so this point again could have been improved. So these 2 points content wise could be improved. Okay, content wise यहाँ पे थोड़ा improvement हो सकता है। Okay, अब जो recent IBC ऑर्डिनेंस की बात की है, अगेन ये यहाँ पे आपने लिखा है, बट अगेन इसका रेलिवेंस बताइए। यू कुड हैव रिटन दिस हियर, एंड में बता सकते थे कि देखो जो भी प्रॉब्लम्स है तो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रही है, और उसमें बता सकते हैं कि ये जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है एक प्रपोज किया कि प्री पैक्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई जो में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए प्री पैक्स प्रपोज किए हैं आईबीसी को अमेंड करके रिसेंटली। तो ये चीज आप जो है कंक्लूजन में लिख सकते थे। नाउ चैलेंजेस ओनली 1 2 3 challenges. Okay, more focus on liquidation. Okay, inadequate number of tribal benches, so yes, this is also a challenge. Okay, it do not include banks, NBFCs which are considered, so yes, this is also an issue कि जो IBC है इसमें जो है ये सिर्फ जो है नॉन फाइनेंशियल उनके लिए है। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज या बैंक्स को जो है इसके अंदर नहीं ले जाया जा सकता है। ओके, तो ये है। बट अगेन एक दो चीजें और जो मैंने आपको बताई थी, तो कंटेंट इज अ इशू हियर। ओके, कंटेंट थोड़ा इशू है, बट यस प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर इज गुड। इनफैक्ट कंटेंट भी मैं कहूंगा एवरेज है। ठीक है, एवरेज अबव एवरेज। ओके, तो यस अगर आप थोड़े एक दो पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा जो वहां से लिख देते, देखो 100% तो नहीं लिख सकते वैसा। ठीक है, बट हाँ एक दो पॉइंट्स वहां के ज्यादा लिख देते आप यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगेन ऑल्दो फेसेस सम चैलेंजेस, गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग द कोड, और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में आप ये लिखते तो आप यहाँ पे सब्सटेंशिएट कर देते कि कैसे गवर्नमेंट कोड को अपग्रेड कर दिए। ठीक है, अब आ जाइए अगला। तो दिस वाज ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो देखिए एक चीज मैं कहूंगा, अंडरलाइन करिए, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सेस हो गया है, यहाँ पे थोड़ा एक्सेस अंडरलाइन कर दिया। देखो अंडरलाइन करने का पर्पज यही है कि आपकी जो चीजें हैं वो जो मेन चीजें हैं वो हाईलाइट हो, बट यहाँ पे थोड़ा एक्सेस ऑफ अंडरलाइन है। ठीक है, तो अगेन डिफाइन कर दिया है इन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में इंट्रोडक्शन में। ओके, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज इन्होंने बता भी दिया है कि 65 ईयर्स जो है 65% पॉपुलेशन, सो दिस इज गुड दैट दे हैव गिव अ फैक्ट। ओके, इन्होंने एक फैक्ट दिया है, दिस इज गुड। ओके, बट without a proper social service, not social services, you should write without proper
हेल्थ एजुकेशन इस टाइप से. सोशल सर्विस इज नॉट दी प्रॉपर वर्ड, या और यू कुड राइट सोशल सर्विसेज. ओके, तो यहाँ पे जो आप टर्म्स हैं, टर्म्स प्रॉपर यूज करिए. ओके, सोशल सर्विस इज नॉट अ प्रॉपर टर्म. ओके, कुछ और मीनिंग भी निकल सकता है. ओके, तो नाउ अपॉर्चुनिटीज, क्लियरली यहाँ पे बता दी अपॉर्चुनिटीज. मेकिंग कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, यू कुड ऑलवेज से $5 trillion, $5 trillion इकोनॉमिक गोल. ओके, $5 trillion इकोनॉमिक गोल या रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बता सकते हो. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम. ओके, यस, नाउ दिस इज सेम थिंग. इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, फास्ट पेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. ओके, आपने बताया तो अर्बनाइजेशन, बट अर्बनाइजेशन के बेनिफिट्स बताइए. बेनिफिट्स बताइए कि क्या क्या फायदा हो जाएगा अर्बनाइजेशन से. आप ये बताइए कि अर्बनाइजेशन से ये फायदा होगा कि अर्बन एरियाज आर इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, तो इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ और बूस्ट होगी. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो चीजें बताई हैं, कुछ चीजें जो अगर मैंने वहां पे बताई थी अर्लियर, वो अगर आप यहाँ पे जैसे पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर सकते हो, राइट, बीइंग अ ग्लोबल कैपिटल फॉर ह्यूमन रिसोर्स, वो बात कर सकते हो, तो दैट वुड हैव फेच्ड यू मोर मार्क्स. तो यू नीड टू इंप्रूव ऑन कंटेंट. ठीक है, चैलेंजेस यहाँ पे बताए. अगेन देखो, आप चैलेंजेस बता रहे हो, इसको बॉक्स में डाल दो ताकि क्लियरली मुझे पता चले, या जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसे पता चले कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज से डील किया गया है, यहाँ पे चैलेंजेस से डील किया गया है. ठीक है, लैक ऑफ स्किल, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, गुड. ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ, गुड. पुअर परफॉर्मेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट. आई वुड रिकमेंड कि इसको थोड़ा इलेबोरेट करा जाए. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जब आप बात की, आप थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर सकते थे कि हेल्थ, HDI क्या है, हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन तो आप हाईलाइट कर ही सकते थे. ठीक है, और इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप बता देते. ठीक है, अगेन आप इसके अलावा कुछ और अगर आपके पास डेटा फैक्ट है जो आप यूज कर सकते हो, तो सर्टेनली यूज करिए. ओके, तो दिस इज अ गुड थिंग कि ह्यूमन डेवलपमेंट में लैक कर रहे हैं. सो दिस इज अ चैलेंज, दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू टेल, बट अगेन थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना था. लास्ट में मेजर्स. ओके, मेजर्स यहाँ पे बता दिए हैं. ओके, improving human capital, providing skilling, education, creating jobs. Okay, stand up India. See, I would recommend कि आप ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, इसको. ओके, एंड प्रोवाइड पॉलिसी सपोर्ट. ओके, रिफॉर्मिंग जो आई डू नॉट नो, यहाँ पे आप अगर इस टाइप से लिखोगे तो अगेन इट्स एन इशू. ओके, दिस इज नॉट लेजिबल. अगर आपने अच्छी चीज भी लिखी है और अगर मुझे दिखे ना, या एग्जामिनर को चेक करते हुए दिखे ना, तो कोई पर्पज नहीं है. तो प्लीज राइट लेजिबली. ओके, प्लीज राइट लेजिबली, राइट. तो कंक्लूजन में फिर अगेन, इंडिया शुड फर्दर फोकस ऑन स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया. अगेन थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग कुछ पॉजिटिव ट्रैक पे आप दे सकते थे. ठीक है, कंक्लूजन यहाँ पे. तो ओवरऑल दिस इज इट गाइस. ओके, दिस वाज इट. अगेन सी यू अगेन टुमारो विद अनदर सेशन ऑन आंसर राइटिंग. एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, हम लोग जो है 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का कोर्स. अगर आप में से कोई प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो यू कुड शेयर दिस कोर्स विद देम, दे कुड आल्सो बेनिफिट. और ये कोर्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब है. इसमें लाइव मॉक टेस्ट और जो आपके लाइव डाउट सेशन भी होंगे. ओके गाइज, so guys, thank you very much and see you again next time with another session on answer writing.